हेलो बच्चों, कैसे हो? लास्ट क्लास में हमने अध्ययन किया था समदेशिकता और विसमदेशिकता का। उसके बाद क्रिस्टल की संरचना के बारे में कुछ चीज़ें जान रहे थे। तो हमने डिस्कशन किया था अंतराफलक कोण क्या होता है, क्रिस्टल क्या होता है, फलक क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड विकर्ण क्या होता है, जो काय केंद्रित विकर्ण क्या होता है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। और घन कोण क्या होता है ना। तो लिखना कंटिन्यूअसली। हेडिंग क्या थी? क्रिस्टल संरचना। दोबारा बोल रहा हूं, क्रिस्टल संरचना। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखेंगे। क्रिस्टल में या क्रिस्टल की संरचना, ऐसे क्रिस्टल की संरचना में, क्रिस्टल की संरचना में निम्न प्रकार के पदों का उपयोग होता है। निम्न पदों का उपयोग होता है टर्मिनोलॉजी, टर्म्स में। पहले लिखना फलक। हम डिस्कस कर चुके हैं फलक क्या होता है। ये क्रिस्टल की संरचना को डिफाइन करता है या क्रिस्टल को बांधे रखता है। ठीक है। दूसरा था अंतराफलक या किनारा। पहले किनारा था, उसके बाद तीसरा अंतराफलक कोण, अंतराफलक कोण, और चौथा घन कोण। ठीक है, फलक, किनारा, अंतराफलक कोण, घन कोण। ठीक है, लिखेंगे। पहला है फलक, इसमें लिखना वे द्विविमीय तल। वह द्विविमीय तल, द्विविमीय होता है, वह द्विविमीय तल जिससे क्रिस्टल बंधा रहता है, जिनसे वे द्विविमीय तल जिनसे क्रिस्टल बंधा रहता है फलक कहलाता है। क्रिस्टल बंधा रहता है, फलक कहलाता है। सामान्यतः ये समतल होते हैं। समतल होते कैसा भी हो। फलक ऐसा भी होता है जिसकी 4 भुजाएं हो, 3 भुजाएं भी हो सकती हैं, 5 भुजाएं भी हो सकती हैं फलक की, 6 भी हो सकती हैं। ऐसा कंफ्यूज ना हो कि भाई कैसे। मिनिमम 3 होंगी, न्यूनतम फलक बनाने के लिए 3 भुजाएं ले। फलक कहूंगा कि नहीं। फलक क्या होता है? कुछ भुजाओं से घिरी हुई संरचना। मिनिमम 3, चाहे कैसा ही हो, जैसे ऐसे। ये भी फलक है। ठीक है, फलक कितनी भुजाएं हैं? 3। ठीक है, 3 भुजाएं हैं। तो नेक्स्ट लिखना किनारा। जिस स्थान पर 2 फलक मिलते हैं, फलक मिलते हैं, जैसे दीवारें हैं, 2 दीवारें मिल रही हैं, 2 दीवारें। ठीक है, जिस स्थान पर 2 फलक मिलते हैं, अर्थात 2 फलकों के प्रतिच्छेदन वाले स्थान को, 2 फलकों के प्रतिच्छेदन वाले स्थान को किनारा कहा जाता है। देखो, ये तो है एज, इसे कहते हैं एज। प्रतिच्छेदन को इंटरसेक्ट बोलते हैं, इंटरसेक्ट। और फलक क्या है? फेस। ठीक है, अंतरफलक इसे कहते हैं इंटरफेशियल एंगल। तो इसमें लिखना किन्हीं दो प्रतिच्छेदी
फलकों किन्हीं दो प्रतिच्छेदी फलकों से लंबवत खींची गई रेखाओं के मध्य का कोण, लंबवत खींची गई रेखाओं के मध्य का कोण अंतराफलक कोण कहलाता है। ध्यान से देखो, वैसे हमारी दीवार की फलक ऐसी होती है सीधी, ठीक है, मैं थोड़ा सा टेढ़ी ले रहा हूं, है ना, कंफ्यूज मत होना। देखो इस पर लंब डालूंगा, ठीक है, और इस पर लंब डालूंगा। ध्यान देना, थोड़ा सा मैं लाइन को सीधी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, लंब डालना है। और इसको पीछे खींचो, बढ़ाओ, पीछे बढ़ाया और बढ़ाओ, ठीक है, यदि टेढ़ी लगे तो सीधी बनाना आप, है ना, और इसको और बढ़ाओ। ये एंगल क्या है? ये थीटा, ये क्या है? अंतराफलक कोण है। थोड़ा सा डायग्राम बना लेना है ना, जिससे पता हो जाए कि क्या कहना चाहते हैं। ये क्या है? फलक है। देखो प्रतिच्छेदी बिंदु यानी किनारा ये होगा, ये फलक है, सिर्फ लाइनों से दिखाया है मैंने, फलक है। दीवारें बताना चाहूं तो ऐसे दिखाऊंगा, दीवारें तो फलक हैं, दीवारें हैं, तो इन पे लंब डाले जाएं। ये लंब है 90 डिग्री कोण, ये 90 डिग्री का कोण है, इनको आगे बढ़ा के मिलाया जाए तो यहां जो कोण बना वो क्या है? अंतराफलक कोण या अंतराफलक, फलक है, फलक, अंतराफलक कोण, अंतराफलक कोण। अब बात करते हैं घन कोण। घन कोण यानी दो से अधिक फलक जहां मिलती हैं, उस मिलने वाले स्थान पर जो कोण बनता है वो क्या होता है? घन कोण होता है। इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल, ठीक है। घन कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, यानी घन कोण कितने बनेंगे इसी क्रिस्टल में, घन कोण कितने बनेंगे उसका फॉर्मूला होता है A इक्वल टू E प्लस 2 माइनस F। ध्यान से सुनना, E प्लस 2 माइनस F, ये फॉर्मूला होता है। ये A क्या है? डेफिनेशन लिखना, फलक कोण की डेफिनेशन लिखना, सॉलिड एंगल की। वह कोण जहां दो से अधिक फलक मिल रहे हों, वह कोण जहां दो से अधिक फलक मिल रहे हों, दीवार का कोना, किसी कमरे का कोना क्या होता है? वो ठोस कोण है या घन कोण है, ठीक है। वह कोण जहां दो से अधिक फलक मिल रहे हो घन कोण कहलाता है, घन कोण कहलाता है। किसी क्रिस्टल के घन कोणों की संख्या, किसी क्रिस्टल के लिए घन कोणों की संख्या को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। घन कोणों की संख्या को निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। यहां A तो हो जाएगा घन कोणों की संख्या, और E क्या है? एज, E से एज है, यानी किनारे कितने हैं, किनारों की संख्या। F क्या है? फेस, फेस का मतलब फलकों की संख्या, फलकों की संख्या क्या है? फलक कितनी है? और इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ सॉलिड एंगल्स मिल जाते हैं, ठीक है। E क्या है? किनारों की संख्या, यानी एज, E से एजेस होता है, मैंने लिखा था ना एजेस, किनारे या किनारों की संख्या। E यानी A इक्वल टू E प्लस 2 माइनस F। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? घन कोण। एक चीज और रह गई, वो है क्रिस्टल
क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष। पांचवा पॉइंट क्या है? क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष। अब क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष क्या है? कोई भी क्रिस्टल त्रिविमीय होता है, ठीक है। अब त्रिविमीय अक्ष होगा या त्रिविमीय होगा क्रिस्टल, तो उसके लिए तीन ही अक्ष आपको दिखाने पड़ेंगे। किसी भी एक अक्ष को आप x मान सकते हैं, दूसरे को y, तीसरे को z मान सकते हैं। तो क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष क्या है? क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष होते हैं, तो क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष क्या है? ठीक है, तीन अक्षों की आवश्यकता होती है, किसी एक को x मानो, बाकी दो को y और z मानो। तो इनके मध्य के कोण को अल्फा, बीटा, गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष इनके अध्ययन के लिए, इनकी व्याख्या के लिए, ठीक है, आवश्यकता होती है। तो ध्यान से देखना, इनके मध्य के अक्ष को क्या कहते हैं? मध्य के कोण को क्या कहते हैं? अल्फा, बीटा, गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो ये x है, किसी एक को y मान लो, किसी को z मान लो, ठीक है। तो ये x है, तो y और z के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा? वो होगा अल्फा, ठीक है। x और z के बीच का एंगल क्या होगा? बीटा। और x और y के बीच का एंगल क्या होगा? गामा, ठीक है। ये क्या है? क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष है। तो डेफिनेशन लिखोगे क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष की, ठीक है। तो लिखना, क्रिस्टल एक त्रिविमीय संरचना होती है। क्रिस्टल एक त्रिविमीय संरचना होती है, अतः इसकी व्याख्या करने के लिए तीनों अक्षों की आवश्यकता पड़ती है। अतः इसकी व्याख्या करने के लिए तीनों अक्षों की आवश्यकता पड़ती है। इसके किसी भी अक्ष को, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा था? इसके किसी भी अक्ष को x अक्ष तथा उसके सापेक्ष दो अक्षों को y व z अक्ष कहा जाता है। z अक्ष कहा जाता है। इन अक्षों के मध्य के कोणों को अल्फा, बीटा, गामा से प्रदर्शित किया जाता है। इन अक्षों के मध्य के कोणों को अल्फा, बीटा, गामा से प्रदर्शित किया जाता है। क्रिस्टल के इन अक्षों को क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ध्यान सुनना, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी यानी क्रिस्टल विज्ञान के नियम, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। और क्रिस्टलोग्राफी क्या है? क्रिस्टलों का अध्ययन क्या है? उनके अध्ययन के लिए लॉज हैं, नियम हैं कुछ, ठीक है। उनके अध्ययन के लिए कुछ नियम हैं। पहला नियम है, जैसे परिमेय घातांक का नियम है ना। पहला है सममितता का नियम। सममितता
का नियम। दूसरा है, पहले नियम लिख लेंगे फिर वन बाय वन पढ़ेंगे क्योंकि लंबे चौड़े हैं अपने आप में। दूसरा है अंतराफलक। अंतराफलक कोण स्थिरता का नियम। अंतराफलक कोण स्थिरता का नियम या कोण की स्थिरता का नियम। अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम। तीसरा परिमेय घातांक का नियम। परिमेय घातांक का नियम। परिमेय घातांक का नियम। तीन नियम हैं जिनके बारे में हम पूरा डिटेल में अध्ययन करने वाले और इससे क्वेश्चन यूनिट एग्जाम में आते हैं। ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है तो क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने डालोगे सममितता का नियम। सममितता का नियम क्या कहता है कि किसी भी क्रिस्टल, कोई भी एक पदार्थ का क्रिस्टल हो, यानी डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल हो, तो उनमें दोबारा बोल रहा हूं, क्या कहता है? सममितता का नियम कहता है किसी एक पदार्थ के समस्त क्रिस्टलों में समान सममिति तत्व पाए जाते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, थोड़ा सा इरेज करता हूं फिर बात करते हैं। किसी पदार्थ के समस्त क्रिस्टलों में, किसी पदार्थ के समस्त या समान क्रिस्टलों में या समस्त, ऐसे समस्त ज्यादा बेटर है, समस्त क्रिस्टलों में समान सममिति के तत्व, समान सममिति के तत्व पाए जाते हैं या होते हैं, पाए जाते हैं। कोई पदार्थ है जैसे फास्फोरस है या NaCl है, नमक है, उसके कोई भी क्रिस्टल हो उसमें सममिति के तत्व समान पाए जाएंगे यदि सममिति के तत्व मौजूद हैं। अब सममिति के तत्व क्या हैं? बहुत ही मेरी नजर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? यदि ये समझ में आ गया, यदि सममिति के तत्व समझ में आ गए, फिर जो आपके स्टीरियो केमिस्ट्री है यानी त्रिविम रसायन, हिंदी में त्रिविम रसायन, उसको समझना आसान है। यदि ये टॉपिक समझ में आ गया, ये सममिति के तत्व कैसे देखते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा योग्य आप कितनी कल्पनाएं कर सकते हैं, कितना इमेजिन कर पाते हो, इस पर डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल है इस तरीके का है, आप उसको घुमाना है, कट करना है, अभी बात करेंगे, टेंशन मत लो। यदि ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो स्टीरियो केमिस्ट्री में जैसे प्रतिबिंब समावेगी है ना, इनैंशियोमर और प्रतिबिंब समावेगी और बहुत सारे प्रकार के समावेगी होते हैं, जैसे एनेंशियोमर है, एक इंग्लिश में एनेंशियोमर कहते हैं, एक को डायस्टीरियो आइसोमर कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहे एग्जैक्ट क्या है। एक का नाम तो है प्रतिबिंब है ना, एनेंशियोमर, और डायस्टीरियोमर को एग्जैक्टली ध्यान नहीं, हिंदी में क्या कहते हैं, एक डायस्टीरियोमर्स होते हैं। तो यदि ये समझ में आ गए तो त्रिविम रसायन है, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं, तो वो समझना बहुत आसान है, बहुत सारे क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। तो इस टॉपिक पर, सममिति के तत्व पर अभी हम अध्ययन करेंगे। बहुत लंबे लेक्चर्स लेना, लंबे से मतलब कम से कम 2 लेक्चर तो मैं लूंगा समझाने के लिए, ठीक है, 2 नहीं तो 1 लेक्चर तो होगा ही, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा। ठीक है, देखते हैं कितना पढ़ा पाता हूँ, कितना दे पाता हूँ। एक बहुत लंबा टॉपिक है, मैं पढ़ाता रहूँगा, 3 या 4 लेक्चर पढ़ा दो, 5 लेक्चर पढ़ा दो, इतना बड़ा टॉपिक है।
तो मैं इतना लंबा तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये लिख लेना, किसी क्रिस्टल के संवितता का नियम, इसमें लिख लो इसके अनुसार किसी पदार्थ के समस्त क्रिस्टलों में समान सममिति के तत्व पाए जाते हैं। समान सममिति के तत्व पाए जाते हैं। सममिति का यानी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स या एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, इंग्लिश बोलते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स, ठीक है। और हेडिंग डालना अब सममिति के तत्व, बीच में डालना, कॉपी के बीच में हेडिंग डालना सममिति के तत्व, सममिति के तत्व। देखो, क्रिस्टलिक पदार्थ की बहुत कई प्रकार की संरचनाएं होती हैं, तो उनकी संरचना को स्पष्ट करने के लिए उनमें यानी इमेजिनरी यानी काल्पनिक तलों की कल्पना की जाती है। काल्पनिक तलों की कल्पना की जाती है। मैं बार बार एक वर्ड काल्पनिक, कल्पना की जाती है कि ऐसा होता है, रियल में एग्जिस्टिंग, उससे इमेजिनेशन से, कि इमेजिन सपोज दैट, माना है ना, ऐसे काटा जा रहा है, घुमाया जा रहा है, तो उससे हमारे बहुत सारे गुणों की व्याख्या होती है कि कौन सा यौगिक प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा। आपने पढ़ते हैं क्रेल, जैसे कार्बन यहाँ सी जुड़ रहा है, यहाँ Br जुड़ रहा है, यहाँ I जुड़ रहा है, यहाँ H जुड़ रहा है, चतुष्फलकीय है। तो चतुष्फलकीय संरचना में ये क्या है, एक क्रेल कार्बन है, क्रेल अणु है। अब ये कैसा होता है, प्रकाशिक सक्रिय यानी प्रकाश को घुमाता है, प्रकाश का घूर्णन करता है, या तो समतल ध्रुवित प्रकाश का, या तो दाईं ओर या बाईं ओर। आपने पढ़ा होगा यार, बाद में पढ़ के आया, कोई बात नहीं है ना। मैंने कहाँ बात की थी, जब मैंने काइनेटिक्स पढ़ाई थी, सुक्रोज का इन्वर्जन, सुक्रोज का प्रतिपन थोड़ा सा बताया था। समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर या बाईं ओर घुमा देते हैं, वो क्या है चीजें, वो यही है, सममिति के तत्व कायरल है। अब पता कैसे लगेगा कि इसमें सममिति के तत्व मौजूद नहीं, यदि थोड़ा मैं समझाऊंगा सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं। अभी जब डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक है, जब डिस्कस करेंगे वहां भी चीजें क्लियर होंगी। मैं समझाना चाहता हूं कि यदि सममिति के तत्व मौजूद हैं, कोई भी एक मौजूद है, तो वो समतल ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित नहीं करता। यदि मौजूद नहीं है तो प्रकाशिक सक्रिय है। अभी बात करेंगे, वैसे हमारे काम का नहीं है स्टीरियो की बात कर रहा था, हमें स्टीरियो नहीं पढ़नी, हमें समझना है क्या क्रिस्टल विज्ञान के नियम है। क्रिस्टल विज्ञान के क्या है नियम है, सममिति के तत्व हैं, संवितता का नियम है, किस प्रकार से क्रिस्टलों की व्याख्या करते हैं, क्या क्या चीजें समझ सकते हैं, बस इतना सा हम समझें। देखो एक ऐसा सा कायल होता है, जैसे बचपन में पढ़ाया हो मास्टर ने, ये हाथ इस हाथ का प्रतिबिंब रूप है, लेकिन एक दूसरे पर इन्हें अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं क्या अध्यारोपित? नहीं, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। सर इस पे चौक लगा हुआ है, इस पे नहीं, तो समझो ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे पे अध्यारोपित यानी देखो थंब इधर है, अब मैं इसके अध्यारोपित यानी रख नहीं सकता, एक दूसरे पे इन्हें रख नहीं सकता, किसी भी तरीके से रख नहीं सकता। तो ये क्या है, कायरल है। कायरल से मतलब असमानता, जबकि दर्पण प्रतिबिंब असमान है और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब यानी अध्यारोपित नहीं। क्या एक बात बताओ, ये चौक है ना, इसके जैसा चौक दूसरा हो सकता है, यानी उस चौक को इस चौक के ऊपर चाहे घिस कर कैसे अध्यारोपित किया जा सकता है। मैं घिसने की बात कर रहा हूं, अणुओं के साथ ऐसा थोड़ी ना कर सकते हैं, तो उन्हें अध्यारोपित
कर दिया जाए तो क्या होंगे, कायरल नहीं होंगे। उनमें कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से वो ध्रुवित समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन नहीं करते। वो वजह क्या होती है, वो होते हैं सममिति के तत्व। थोड़ा सा लिखेंगे, लिखने से कुछ नई चीज मिलेंगी, लेकिन समझ में आ जाएगी जो लिखवाने जा रहा हूं। तो हेडिंग डालना सममिति के तत्व बीच में, थोड़ा सा लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन कुछ नहीं है। सममिति के तत्व कई प्रकार के होते हैं, जैसे सममिति तल, दूसरा होता है सममिति अक्ष, एक होता है सममिति केंद्र, इसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सब कुछ डिस्कस करें। लेट मी चेक द टाइम, टाइम क्या हो गया, और नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इसके बारे में। ओके 26 मिनट आई थिंक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, तो नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लेंगे। तो लिख लो थोड़ा सा, पहले समझ में आ जाएंगी चीजें लिखने से। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की एक निश्चित आकृति, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की एक निश्चित आकृति एवं आकार होता है, निश्चित आकृति एवं आकार होता है, तथा इनके कणों की व्यवस्था में, तथा इनके कणों की व्यवस्था में एक विशेष प्रकार की, व्यवस्था में एक विशेष प्रकार की नियमितता होती है, एक विशेष प्रकार की नियमितता होती है या पाई जाती है, नियमितता होती है। किसी पदार्थ की निश्चित आकृति, किसी पदार्थ की निश्चित आकृति आकार, निश्चित आकृति आकार एवं उसके कणों की नियमितता को, उसके कणों की नियमितता को, उसके कणों की नियमितता को उस पदार्थ की सममिति कहा जाता है, उस पदार्थ की सममिति कहा जाता है। सममिति कहा जाता है। सममिति के तत्व निम्न 3 प्रकार के होते हैं। सममिति के तत्व निम्न 3 प्रकार के होते हैं। सममिति के तत्व, पहला लिखना सममिति तल, यानी इंग्लिश में भी लिख लेना है ना, सेंटर ऑफ, नहीं सेंटर ऑफ नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सममिति तल प्लेन, सेंटर नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। दूसरा है सममिति अक्ष, यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ना, ई है, ई। और तीसरा है सममिति केंद्र, यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री, जो फर्स्ट में ही लिख रहा था, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्लियर? बात क्लियर है? ठीक है, ये 3 सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं। और पहला हेडिंग डालोगे सममिति तल, सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री,
पहला लिखो प्लेन ऑफ सिमेट्री। वैसे तो एक और होता है, उसके बारे में ज्यादातर अध्ययन नहीं करते हैं, है ना, छोड़ दो, भूल जाओ। 3 ही होते हैं सममिति तल, ठीक है। इसे शॉर्ट में बोलते हैं POS, ठीक है। उसे दूसरे को एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी सममिति अक्ष, उसको शॉर्ट में बोलते हैं AOS। आप देख सकते हैं नाम लिखा हुआ है, POS, AOS और COS। क्लियर। सममिति तल क्या है? एक ऐसा काल्पनिक तल में, ध्यान से सुनना, क्या काल्पनिक तल, काल्पनिक तल जिससे क्रिस्टल को काटा जाए और वह कटने के बाद, यानी जो रूप कटे हैं, 2 भाग कटे हैं, काल्पनिक तल है जिस तल द्वारा क्रिस्टल को काटा जाए और बने हुए भाग एक दूसरे के क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब हो। जब हो तब है, नहीं है तो नहीं है, वो कहला ही नहीं जाएगा। जब देखो ऐसा काल्पनिक तल जिसके द्वारा क्रिस्टल को, और जब और में पढ़ते हैं, जब किसको, अणु को, अणु की बात करो, अणु को काटा जाता है तो बने हुए भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण, ध्यान से सुनना, क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तो ऐसे तल को क्या कहा जाता है, सममिति का तल कहा जाता है, या सममिति तल कहा जाता है। बात क्लियर है? काल्पनिक तल है। अब ध्यान से सुनना, देखो कई बार जैसे एग्जाम होते हैं, जैसे पुलिस का एग्जाम हुआ था, है ना, तो वहां प्रतिबिंब से संबंधित बहुत सारे सवाल आए थे रीजनिंग में, कि एक कुछ लिख के दे दिया कि बता, ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन सा इसका दर्पण प्रतिबिंब है। कभी दे दिया बना के, यहां इसके नीचे क्या है, एक दर्पण है, अब दूसरा रूप क्या बनेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से समझना, यदि इस बी को मैं 2 पार्ट्स में काटूं, हो सकता है, देखो अच्छी नहीं बनी हो, लेकिन ध्यान से देखना, ऐसे देखो ये तल है, इसको काटूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा कुछ, दूसरा ऊपर कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। ये एक दूसरे क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, यानी 2 भागों में बांटने पर ये एक दूसरे, मान लो एक डब्बा है मेरे पास, ठीक है। अब इसको काटूं तो जैसा ये होगा ऐसा ही ये होगा। देखो काटने में फर्क हो सकता है, लेकिन समझो बात, क्योंकि जैसी सतह इधर है वैसी सतह इधर है। मान लो ए कुछ इस प्रकार का, यहाँ बी है, बी है, बी है, बी है, बी है, बी। अब मैं यहां से काटूं तो देखो इसके सामने बी है, ऐसा नहीं देखना है, कैसे देखना है, यहां दर्पण लगाएं तो इसके सामने ये होगा और इसके सामने ये होगा, तो अब दर्पण प्रतिबिंब है। इसे ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, तो तब क्या होगा, देखो ऐसे काटने पर इसके सामने ये होगा और इसके सामने ये होगा। एक बात बताओ, ये दर्पण है, मान लो ये बोर्ड दर्पण है, मैं यहां खड़ा होऊंगा तो परावर्तन से वहां खड़े आदमी को मैं दर्पण मेरी तरफ नहीं देखना, इसमें देखना है तो मैं देखूंगा, ठीक है। जैसा यदि मैं यहां हाथ रख लूंगा तो उसे ऐसा लगेगा इधर से हाथ आता हो। करके देखना, बहुत आसान है चीजें, यदि ये समझ गए फिर और चीजें आसान नहीं। यानी ये दर्पण प्रतिबिंब ए, ठीक है, ए। अब इसे 2 भागों में बांटा गया, ये बांटा, जैसा रूप इधर है ऐसा रूप इधर है। मान लो मेरे पास एस है, अब ध्यान से देखना, इसको काट रहा हूं, ऐसे काटूंगा, देखो इधर की साइड क्या है, इस तरीके से संरचना बन रही है, क्या इधर की साइड बन रही है, नहीं बन रही, बन तो रही है लेकिन ये इस तरीके से घूम के जा रही है तो नहीं बन रही है। यदि मैं इसको
किसी तरीके से काट सकते हैं, किसी तरीके से भी, जैसा आपका मर्जी पड़े ऐसे काट सकते हो। ऐसे काटोगे, ध्यान से देखना, इधर जा रही है तो इधर जानी चाहिए थी, जब तो बन जाता, इधर नहीं छोड़ी। कैसे जाना चाहिए था? यूं जाना चाहिए। यदि ऐसा होता तो दर्पण प्रतिबिंब हो जाता, लेकिन अब नहीं है। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार कह रहा हूं कंफ्यूज मत होना कि यहां से काटोगे, देखो इस तरीके से है तो आपको कैसा दिखना चाहिए था? इस तरीके का ही दिखना चाहिए था, नीचे ही। जब तो आप समझ जाओगे भाई दर्पण प्रतिबिंब नहीं मिल रहा। अभी एक लेवल और उठाऊंगा, कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा एक लेवल और उठाने की, थोड़ा सा लेवल उठाऊंगा। हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। इस चौक को देखो ध्यान से, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब इस चौक को देखो, यदि मैं इस चौक को दो भागों में बांट दूं, बीच में से जैसा इधर होगा ऐसा ही इधर होगा। ये क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। ये हाथ है, ये दूसरे क्या है? दर्पण प्रतिबिंब। ये अंगूठा देखो एक दूसरे, अब ऐसे किया मैंने, ध्यान से देखना, ऐसे। अब ये अंगूठा इसके ये देखो, कोई भी उंगली ये ले लो, ये इसके सामने ही तो होगी, इसके सामने ही तो दिखाई देगी। अब ऐसे थोड़ी ना ऐसे दिखाई देगी दर्पण प्रतिबिंब, नहीं, दर्पण प्रतिबिंब ऐसे करोगे जब ही दिखाई देगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दर्पण प्रतिबिंब में जैसी संरचना ऐसी है, इसके विपरीत ऐसे देखना। जैसे इसको क्या था, इसके सामने ये नहीं है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है और इसके सामने ये। यदि ये तक लिया है, यदि इसको माना है, बीच में से काटा है, एक काल्पनिक तल माना है, तो आधा इधर है आधा इधर है, जैसा इधर है ऐसा ही इधर है, तो ये क्या है? काल्पनिक तल है, जिसे सममिति का तल कहा जाता है। इससे आगे चर्चा नेक्स्ट क्लास में करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।